नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं इस वक्त युद्ध पर आधारित हमारा ये खास कार्यक्रम ऑपरेशन फादी। और देखिए, जिस बात का डर था वही हुआ है। गाजा युद्ध के दौरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इसे लेबनान पर हुए पेजर अटैक का बदला माना जा रहा है। अलग अलग हमलों में हिजबुल्लाह ने 400 से ज्यादा रॉकेट बरसाए हैं। इस दौरान इजरायली एयरबेस को भी टारगेट किया। जवाब में इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तबाह कर दिए हैं। एक बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इजरायली बस्ती पर की जबरदस्त बमबारी। मोरेशेट में इजरायली बस्ती पर बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद धू धू कर जले घर। तो देखिए, ये हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल की एक बस्ती कैसे जल रही है उसकी तस्वीरें। और हिजबुल्लाह के हमले से हाइफा दहल गया। गाड़ियों पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट। बीच सड़क पर धू धू कर जली गाड़ियां। हाइफा पर हमले के बाद दहशत में हैं लोग। ये हिजबुल्लाह के अटैक की तस्वीरें हैं। गाड़ियों पर हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा, धू धू कर गाड़ियां कैसे जल रही हैं। ये आप देखिए, इजराइल पर यह हमला हिजबुल्लाह के लोगों पर हुए पेजर अटैक का बदला माना जा रहा है। और हाइफा पर हुए हमले की एक और भयावह तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ धमाका। जोरदार विस्फोट से हाइफा दहल गया। हाइफा इजराइल का एक बड़ा सिटी, वो देखिए कैसे दहल गया जोरदार विस्फोट से। ये वीडियो सीसीटीवी का है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है ये विस्फोट का वीडियो। और लेबनान पर इजराइल का सबसे घातक हमला। हिजबुल्लाह के 400 ठिकानों पर इजराइल ने भी अटैक किया है। हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर इजराइल ने तबाह कर दिए हैं। बमबारी से घातक शॉकवेव निकली। लाइव और लेबनान पर इजरायली हमले का तीसरा फेज शुरू हो चुका है। लितानी नदी के पास इजराइल का हमला। इजरायली एयर अटैक में भारी तबाही हुई है। हिजबुल्लाह के सर्विलांस सेंटर पर यह हमला हुआ है। और मेरे साथ स्टूडियो में इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मौजूद हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। एयर मार्शल राजेश कुमार हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट्स। और आपका बहुत स्वागत है जनरल ब्रजेश कुमार। पहला सवाल आपसे, ये जो हिजबुल्लाह और इजराइल में अब पेजर अटैक के बाद का जो एक क्लैश देखा जा रहा है, क्या आप मान रहे हैं कि ये हिजबुल्लाह अभी इससे बड़े अटैक कर सकता है इजराइल पर? रवि, गौरव सर, ये जो वॉर चल रहा है इजराइल हमास और बाद में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में, उसमें लग रहा था अमेरिकन स्पॉन्सर्ड पीस टॉक्स, जो कि अमेरिका, इजिप्ट और दोहा कतर के साथ द्वारा जो शुरू किया गया था, वो लग रहा था शायद कामयाब हो जाए। मगर ये जो गतिविधियां हुई हैं, मंगलवार के दिन जो अटैक हुआ है, उसके बाद में तो ये साफ जाहिर है कि डिप्लोमेसी का अभी कोई स्कोप नहीं है, कोई चांस नहीं है और लड़ाई चलेगी। दूसरी चीज़ जो उभर के सामने आई है ये है, इजरायली की जो स्पाई एजेंसी मुसद है और उसके जो मिलिट्री इंडस्ट्री की जो ताकत है वो बहुत ही आगे है, दुनिया में बहुत ही शक्तिशाली है और वो छा गई है दुश्मनों के मन के ऊपर। और जो अभी जो पता चल रहा है कि इसके कारण हिजबुल्लाह बौखला गया है और धड़ाधड़ रॉकेट कवार और बॉम्बिंग कर रहा है। और साथ में उसके जो स्पॉन्सर्स हैं ईरान, वो भी मचल उठे। और ये हमें इससे पता चलता कि अगर हम देखेंगे
1972 म्यूनिक ओलंपिक्स के बाद से जब उनके एथलीट्स को वहां मार गिराया गया था, तब से इजराइल जो है चुन चुन कर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लेकर के दुश्मनों को मारता रहा है। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, एयर मार्शल राजेश कुमार जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि अब ये वॉर किस लेवल तक जा सकती है, क्योंकि जो पेजर अटैक हुए हिजबुल्लाह के लोगों के ऊपर वो अपने आप में यूनिक थे और पहली बार हुए थे, किसी ने ऐसा देखा नहीं था और ये माना गया कि हिजबुल्लाह इसका बदला लेगा। क्या जो अभी अटैक दिखाया गया ये बदला है या बदले की शुरुआत है, क्या लगता है आपको? गौरव, देखिए, जब तक गाजा में वॉर रिस्ट्रिक्टेड था और छुटपुट हिजबुल्लाह के साथ रॉकेट एक्सचेंज वगैरह हो रहा था, तब तक ऐसा लगता था कि युद्ध का सीमा जो है, उसका जो दायरा है वो कंट्रोल किया जाएगा जी। लेकिन अब ये जो पेजर अटैक हुआ है, मेरे ख्याल से ये जो पेजर अटैक हुआ है ये दो चीज़ें दिखाने के लिए है। एक कि हम आपको जो है घर में घुस के मार सकते हैं, आप हमारे साथ पंगा ना लें, और दूसरा ईरान को सीधी चुनौती है कि आप आइए डायरेक्टली युद्ध में, फिर देखते हैं कि कौन भारी पड़ेगा। हाँ। तो मेरे हिसाब से इजराइल ने ये मैसेजिंग दी है कि हम मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ जिस तरह से अक्टूबर 7 का जो अटैक हुआ है, वो उस टाइप की जो आपकी सोच है वो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से इजराइल जो है वो कभी वीकनेस नहीं शो करेगा, साइन ऑफ वीकनेस बिल्कुल नहीं शो करेगा, वो हमेशा डटा रहेगा। अभी हुतियों की बारी नहीं आई है, लेकिन उनको भी धमकी दी जा चुकी है कि अगर आप अपना, बड़ी बात कही है, मुझे लगता है इस पर आगे बात होनी चाहिए कि इजराइल ने ये ऐलानिया कह दिया है कि भाई हम हर फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार हैं, हम नहीं डरते कि हमारी गाजा में अगर हमास से वॉर हो रही तो हम हिजबुल्लाह से नहीं लड़ सकते या ईरान से नहीं लड़ सकते या हूती से नहीं लड़ सकते। ये आपका जो एंगल है, इस पर मैं आगे ही बात करूंगा। लेकिन ये देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, इजरायली शहर हाइफा पर ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। मिसाइल हमले में हाइफा के कई घरों में आग लग गई है। हमले के बाद हाइफा में मची भारी तबाही, जान बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं लोग। तो जान बचाने के लिए हाइफा, जो कि इजराइल का शहर है, वहां पर लोग बंकरों में छिप रहे हैं क्योंकि वहां पर अटैक कर दिया है हिजबुल्लाह ने। और कुछ इस तरह और इजराइल के हाइफा पर हमले का एक और वीडियो सामने आया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। हमले के बाद धू धू कर जल उठी गाड़ियां, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। देखिए, हाइफा पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। घर के बाहर खड़ी गाड़ियां कुछ इस तरह जल गई। ये देख के लगता है कि बड़ा हमला हाइफा में किया है हिजबुल्लाह ने। और इजराइल के नाजरेत शहर पर गिरा हिजबुल्लाह का रॉकेट हमले में कई पेड़ों में आग लग गई। हमले के बाद नाजरेत में अफरा तफरी मच गई। ये नाजरेत देखिए, अभी हम हाइफा दिखा रहे थे, अब नाजरेत इजराइल का एक और शहर जहां पर कई पेड़ों में आग लग गई। कुछ इस तरह से वहां पर आग लग गई पेड़ों में, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हिजबुल्लाह का रॉकेट गिरा था, जिसके बाद ये नाजरेत शहर में कुछ इस तरह की तस्वीरें आई। तो पहले हाइफा की एक और तस्वीर और उसके बाद नाजरेत। आप देखिए हिजबुल्लाह किस तरह से यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इजराइल से बदला लेने को बेकरार है। जनरल ब्रजेश कुमार, क्या इसका एक रीज़न ये भी है कि हिजबुल्लाह को भी मैसेज देना है कि हमें जो नुकसान पहुंचाया है इजराइल ने पेजर अटैक में, हम इतने काबिल और इतने ताकतवर हैं कि हम उसका बदला ले सके? क्या इसलिए भी ये छटपटाहट दिख रही है हिजबुल्लाह की? देखिए, रिएक्शन तो होना ही था। जो नसरुल्लाह हैं, जो मोहम्मद नसरुल्लाह जो उनके लीडर हैं, काफ़ी प्रिकॉशन भी ले रहे थे। जैसे पता है कि पिछले साल के बिगिनिंग से ही वो प्रिकॉशन ले रहे थे कि सेल फोन वगैरह मत रखिए, वो एजेंट है दुश्मन का, और उसके बावजूद ये हो गया। वैसे भी वो वीक हैं इजराइल के तुलना में। अगर देखेंगे, उनकी लड़ाई शायद बहुत पुरानी चल रही है, उसमें उनकी क्षमता है नहीं, लेकिन रिएक्शन तो करना है और बमबारी कर सकते हैं। बमबारी एक तरह का या रॉकेट अटैक या एरियल हो या यूएवी हो, एक सतह तक युद्ध को जिंदा रखता है, मगर वो ग्रेट ऑफेंसिव नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन। तो उनके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन की तो बहुत कमी है। एक तो ये जो उन्होंने किया है, दूसरा शायद ईरान की मदद से
एक अलग अलग फ्रंट खोले इराक की तरफ रास्ते से। तो ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट अब हिजबुल्लाह में उतनी ताकत खुद की नहीं है कि इजरायली सेना को वो क्या कहते हैं एक युद्ध में द्वंद्व में पछाड़ सकते। नहीं, अगर हिजबुल्लाह में ये ताकत नहीं है तो जो हिजबुल्लाह के पीछे खड़ा है एयर मार्शल राजेश कुमार जी, उसमें तो ताकत है। आप ईरान की बात कर रहे थे, उसमें तो ये ताकत है कि वो हेड ऑन ले सके, और लिया भी है। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ वॉर 6-6 दिन में खत्म कर दी इसराइल ने, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि ईरान डायरेक्ट इस वॉर में आएगा हिजबुल्लाह के साथ? मेरे को नहीं लगता कि ईरान जो है डायरेक्टली इस वॉर में आएगा। हाँ, क्योंकि अगर उसको आना होता तो अभी तक आ चुका होता। देखिए मतलब उसके पास अभी भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो नहीं आया। देखिए, जब हानिया की असैसिनेशन हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था वो कुछ करेंगे, लेकिन कुछ खास किया नहीं। क्योंकि एक चीज मेरे ख्याल में ईरान भली भांति समझता है, वो ये है कि जिस दिन वो डायरेक्टली इजराइल के अगेंस्ट आ गया, उस दिन अमेरिका भी युद्ध डायरेक्टली में आ जाएगा। और अब आप देखिए कि ईरान को जो है उनका अगर तेहरान डिस्ट्रॉय हो गया, अगर उनकी ऑयल फील्ड्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो उनका देश जो है उसको बहुत क्षति पहुंचेगी। तो मेरे हिसाब से वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं प्रॉक्सी के थ्रू। तभी तो इसलिए इतने उन्होंने प्रॉक्सी बना रखे हैं कि वो प्रॉक्सी के थ्रू वॉर को कंडक्ट करें। अगर उन्होंने डायरेक्टली आना था तो बहुत पहले आ सकते थे। तो मेरे हिसाब से ये ईरान जो है बहुत सोच समझ के और बहुत ही कैलिब्रेटेड वे में आएगा, कुछ एरियल अटैक्स करेगा या कुछ करेगा। उन्होंने रिसेंटली एक नई मिसाइल डेवलप करी है, एक नया यूएवी डेवलप करा है जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। तो लगता यही है कि हाँ, वो इजराइल पर कुछ अटैक जरूर करेंगे, लेकिन डायरेक्टली वॉर 1-to-1 जो है उनमें आना मेरे हिसाब से इस समय मुश्किल है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। इतने सालों के सैंक्शंस उनके पास हैं, उनके पास हथियार जरूर हैं, बिल्कुल, और पर उनके पास जो है इतनी शक्ति नहीं है कि वो इजराइल और यूएसए का डायरेक्ट सामना कर सके, और इसीलिए वो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमास, हूती, हिजबुल्लाह, हम सब देख रहे हैं। चलिए मैं आता हूं इस पर, लेकिन एक और बड़ी खबर है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, आयरन डोम ने रॉकेट इंटरसेप्ट किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट को आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। ये देखिए आयरन डोम किस तरह से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर रहा है और हवा में ही कैसे मार गिरा रहा है। ये जो रोशनी चमक रही है, दरअसल ये हिजबुल्लाह के रॉकेट को आयरन डोम हवा में ही मार गिरा रहा है, उसकी रोशनी। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल के डेविड एयरबेस के करीब एक रॉकेट गिरा है। रॉकेट गिरने से एयरबेस से सटे हिस्से में आग लग गई। हमले के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। हिजबुल्लाह के हमले से एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। एयरबेस पर कई जगह हमले किए हैं हिजबुल्लाह ने। ये है डेविड एयरबेस इजराइल का, जहां हिजबुल्लाह ने हमला किया, एक रॉकेट उनका गिरा और एयरबेस पर आग लग गई। तो एक तरफ आप देखिए कैसे आयरन डोम रॉकेट के हमलों को नाकाम कर रहा है, दूसरी तरफ एक आध रॉकेट जो गिर गए उनकी वजह से कैसे डेविड एयरबेस पे आग लग गई, वो आप देख सकते हैं। और एक और बड़ी खबर, रमत एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक, मिसाइल और रॉकेट से हमला। 40 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल से अटैक किया है हिजबुल्लाह ने। और आयरन डोम इन मिसाइल हमलों को, इन रॉकेट हमलों को कैसे नाकामयाब करता हुआ आप इन तस्वीरों में देखिए। पहली बार रमत एयरबेस पर हमला हुआ है। इजरायली सीमा के काफी अंदर तक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने बाकायदा इसका वीडियो जारी करके जानकारी दी है। जनरल ब्रजेश कुमार, क्या आपको लगता है कि इजराइल के लिए अब खतरा बढ़ रहा है? क्योंकि आयरन डोम तो उनके पास है, लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि हिजबुल्लाह के पास भी बहुत ज्यादा रॉकेट हैं और ज्यादा संख्या में अगर रॉकेट्स आएंगे तो आयरन डोम के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। आपको लगता है कि इजराइल के लिए मुश्किलें अब बढ़ रही हैं? देखिए, इजराइल ये ऑफेंसिव जो लिया है, जो हम टेक्नोलॉजिकल साइबर अटैक का, वो इजराइल ने लिया है। अगर वो उसने लिया है तो उसको भली भांति समझ के लिया है कि इसकी जो चुनौती है, इसका जो फॉल आउट है, हम उसको विदस्टैंड कर सकते हैं। और उसके 2-3 और भी बहुत तगड़े कारण हैं।
एक होता है मोराल या मनोबल। एक वॉर जो लंबा करीब 1 साल तक खींच रहा है, तो जो कमांडर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं, अपने देश का, अपने सेना का मनोबल बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा इस तरह के इनिशिएटिव लेते हैं। और ये मनोबल जो होता है ये फोर्स मल्टीप्लायर है। तो एक तरफ देखें इजराइल डिफेंस फोर्सेस का मनोबल ट्यूसडे और वेडनेसडे अटैक के बाद, और उसी दूसरी तरफ में देखेंगे हिजबुल्लाह की हालत, जहां आपको शक हो जाता है, डर हो जाता है। सेलफोन प्रयोग नहीं कर सकते थे, पेजर का इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है, छानी हो रही है, कैसे बातचीत करें, क्या कमांड कंट्रोल है। तो एक तरह से कहेंगे कि ये जो वॉर है इजरायली के द्वारा, साइबर अटैक के द्वारा, इनके कमांड कंट्रोल सेटअप को छिन्न भिन्न कर दिया है। उससे उभरने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो आप कह रहे थे, इसके रिएक्शन में बॉम्बिंग होगी, अटैक्स होंगे, उसके लिए तो इजरायली प्रिपेयर्ड हैं अपने ड्रोन से या अपने। आप कह रहे हैं कि इजराइल को मालूम है कि हिजबुल्लाह क्या कर सकता है और इसलिए वो प्रिपेयर्ड है। लेकिन एयर मार्शल राजेश कुमार, मुझे बताइए, साइबर वॉर या साइकोलॉजिकल वॉर, उनके दिमाग पर अटैक किया है इजराइल ने, जिस तरह से पेजर अटैक्स किए हैं, क्या अब उनको ये मैसेज दे दिया इजराइल ने कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेंगे? देखिए, पेजर अटैक के बाद भी जब हिजबुल्लाह ने अपने सारे लॉन्चर्स बाहर निकाले थे तो उन पर भी काउंटर स्ट्राइक किया था, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया था। तो बहुत बड़ा मैसेज दिया है इजराइल ने हिजबुल्लाह को कि आप जो है इसको ज़्यादा ना बढ़ाएं। और आप जिस तरह से आप कह रहे हैं, देखिए कई सारे विलेजेस जो हिजबुल्लाह ने अटैक किए थे, वहाँ से पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करके तेल अवीव वगैरह लाया है। और ये जो अटैक्स आपने देखे हैं अभी रिसेंटली जो आज और कल में चल रहे हैं, वो डेप्थ और भी डेप्थ एरियाज में है। जैसे हाइफा तो पता ही था कि वो हिजबुल्लाह के निशाने पे है, उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि हम हाइफा को अटैक करेंगे। तो उन्होंने तो ये तक कहा कि अब नॉर्थ इजराइल में लोग रह नहीं पाएंगे, अपने घरों में वापस आ नहीं पाएंगे, यहाँ तक कहा हिजबुल्लाह ने। हाँ, ये कहने की बात अलग है, लेकिन अभी प्रिकॉशनरी उन्होंने उनको वो किया है। आप देखें, अभी 400 रॉकेट उन्होंने दागे हैं, पर उनके पास 1.5 लाख से ऊपर रॉकेट हैं। कुछ जरूर मेरे हिसाब से उनके एम्यूनिशन डंप वगैरह जब उन्होंने अटैक किए, जब लॉन्चर्स उन्होंने अटैक किए, तो उसकी संख्या कम हो गई होगी। लेकिन फिर भी अगर उनके पास 1 लाख रॉकेट भी हैं, तो भी 400 रॉकेट कोई खास बड़ी मात्रा नहीं है। मेरे हिसाब से वो चाहते हैं कि हम धीरे धीरे इनको, जो इनका आयरन डोम है, उसका एम्यूनिशन खत्म करें और फिर एक बड़ा सा अटैक करें जिनसे उनका मनोबल टूटे। सो मेरे हिसाब से ये उस स्ट्रैटेजी से खेल रहे हैं। और उनके पास कितनी कैपेसिटी है, मतलब उनके लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ रॉकेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, क्या वो 400 से ज़्यादा दाग सकते हैं आज की डेट में या नहीं, ये समय ही बताएगा। लेकिन अब जो टारगेट्स उन्होंने चूज किए हैं वो डेप्थ में हैं। आप देखें, नजरत, हाइफा, जो उनके एयर बेसिस हैं, और एयर बेसिस पर स्पेशली जो है वो मैसेजिंग जो एयर बेसिस की है, क्योंकि F-35 से अटैक किया गया था तो वो कह रहे हैं कि हम आपके F-35 को भी निशाना बना सकते हैं, उनके बेसिस को भी निशाना बना सकते हैं। मैसेज देने की कोशिश है। इसी बीच देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह जंग में दहशत बढ़ गई है। अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है, अमेरिकियों से लेबनान छोड़ने को कहा। अमेरिका ने कमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी है, और खतरा बढ़ा तो एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका से पहले ब्रिटेन ने भी कुछ इसी तरह की सेफ्टी एडवाइजरी जारी की थी। अब अमेरिका कह रहा है कि अमेरिकी लेबनान छोड़ दें, जहां पर हिजबुल्लाह का गढ़ है, और वो कह रहे हैं कि कमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल कीजिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल हिजबुल्लाह जंग भड़कने से जॉर्डन में दहशत है। नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। बेरूत में जॉर्डन एम्बेसी मदद कर रही है, यानी अमेरिका के साथ साथ जॉर्डन ने भी अब एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने को कहा है। जॉर्डन बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। और हिजबुल्लाह ने किया ऐलान जंग। हिजबुल्लाह ने दिखाया लाल झंडा, रेड फ्लैग लेकर निकले हिजबुल्लाह लड़ाके। दक्षिण लेबनान के दाहिया में देखे गए लाल झंडे बदले का प्रतीक माना जाता है। ये लाल झंडा, और अब हिजबुल्लाह के लड़ाके इन लाल झंडों को लेकर चल रहे हैं, यानी उसने जंग का ऐलान कर दिया है इजराइल के खिलाफ। और अब हिजबुल्लाह किस स्तर पर इस वॉर को लेकर जाएगा, यही देखना है। ये लाल झंडे क्या बता रहे जनरल ब्रजेश कुमार? देखिए, इस पूरे वॉर जो करीब 1 साल होने को आया है,
इजराइल की नीति रही है कि अपने जो दुश्मन हैं उनको ख़त्म करें। तो पहले उन्होंने 10-11 महीने पूरा फोकस हमास के ऊपर लगाया जी। पॉलिटिकली तो उसको ख़त्म नहीं कर पाए जो चाहते थे, लेकिन मिलिटरीली काफ़ी हद तक ख़त्म कर। दूसरी बड़ी जो ऑर्गेनाइज इंसर्जेंट ग्रुप है वो हिजबुल्ला है, और हिजबुल्ला को एक रास्ता भी मिल जाता है ईरान से वाया सीरिया रसद पहुंचाने का। तो ये दूसरी बड़ी ताकत रही है उनके अगेंस्ट में। तो इजराइल की ये नीति रही है शुरू से, इसको भी वंस एंड फॉर ऑल इसको क्रश कर दे मिलिटरी। और आप देखेंगे कि पिछले करीब 8-10 महीने में बॉम्बिंग तो चलती रही है, मगर चुन चुन के हेडक्वार्टर को नष्ट करना, इनके सीनियर कमांडर्स को किल करना एक सरप्चुअसली एक खुफिया तरीके से इनकी चाल रही है। और ये जो अभी हाल में उन्होंने किया है कमांड कंट्रोल सेटअप को डिसरप्ट करना, वो एक भी कोई भी संस्था हो, खासकर वॉर मशीनरी हो और हिजबुल्लाह जैसी हो, तो उसके लड़ने की जो क्षमता है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। तो ये रहा गेम प्लान जो मेजर तरीके से कहें इजराइल का। लेकिन इस सबों के बीच में क्या ये भड़क सकता है, वो दुनिया के नज़र में एक सोचने का विषय है। क्या अमेरिकन इलेक्शन तक इसको सजग रखना, इसको जलाए रखना, इस इशू को बर्निंग रखना इजराइल का एम है? क्या लड़ाई चालू हो तो नेतन्याहू को पॉलिटिकल फ़ायदा है, या ये एक एम है? तो कई तरह के स्टेक होल्डर्स इसको कई तरीके से देखते हैं, मगर जो रिएक्शन चल रहा है हिजबुल्लाह का वो कोई खास मुझे नहीं समझ में आ रहा। मिसाइल्स है तो फायर करेंगे, हाइफा तक जाएं या और दूर तक जाएं। मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत डैमेज तो कर सकते हैं इजराइल को, लेकिन इजराइल को कोई बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह इस तरह के हमलों से नहीं पहुंचा पाएगा। जी हाँ। आप भी मानते हैं एयर मार्शल राजेश कुमार जो ये कह रहे हैं सर कि हिजबुल्लाह के पास इतनी पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट हेड ऑन लेके इजराइल पर कुछ बड़ी फतेह हासिल कर सके? देखिए, हिजबुल्लाह के पास जितने भी हथियार हैं वो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आप देखें कि हिजबुल्लाह का सपोर्ट अब सिर्फ ईरान रह गया है। जब हमास के साथ जंग छिड़ी थी इजराइल की, तो पूरी दुनिया में, पूरे अरब वर्ल्ड में बहुत सपोर्ट आया था हमास के लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट। और आपने देखा होगा कि यूएस, यूके, यूरोप में भी इतने प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अभी हिजबुल्लाह के पेजर अटैक्स पर इतना कुछ देखने को नहीं मिला हमें। तो और इसका ये मतलब है कि हिजबुल्लाह का जो सोल सपोर्ट है वो ईरान का है, और बाकी जो अरब वर्ल्ड है और बाकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको नहीं है। और लेबनान के अंदर भी आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि लेबनान में पावर शेयरिंग है 3 गुटों के बीच में, क्रिश्चियंस, सुन्नी मुस्लिम्स एंड शियाज, विच इज हिजबुल्लाह। तो बाकी लोग उनको कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, आप क्यों हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं अपने स्ट्रेटजी के लिए। तो मेरे हिसाब से क्योंकि उनके पास इतना सपोर्ट नहीं है, वो अभी फिलहाल सिर्फ रॉकेट अटैक्स ही कर पाएंगे, और इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। पर ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होगा। सही बात। देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल में हाहाकार है। एक साथ कई इलाकों पर हमला किया गया है और सीरियल अटैक के बाद इजराइल में लोग खौफ में हैं। तो ऐसा नहीं कि इजराइल के लोग बड़े मज़े से जी रहे हैं, वो भी एक हमले के खौफ के साए में तो जी ही रहे हैं कि कब कौन सा रॉकेट आयरन डोम को चकवा देकर उनके घर के ऊपर गिर जाए। और वही दिख रहा है, जहाँ कुछ रॉकेट जब आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाते तो वो गिरते हैं, लोगों की गाड़ियाँ जलती हैं, लोगों के घर जलते हैं, लोगों के पास पड़ोस में हाहाकार मच जाता है। वो कुछ ऐसा ही देखिए कैसे खौफ में लोग वहाँ पर हैं। इन तस्वीरों को देखकर अगर आपके बगल में कुछ, भगवान अगर ऐसा कुछ होगा तो शायद आपको भी वही खौफ महसूस होगा जो इस वक्त इजराइल के लोग महसूस कर पा रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले से हाहाकार मचा हुआ है। और इजराइल के तमरा शहर पर भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह ने तमरा पर कई रॉकेट दागे हैं। इजराइल की सेना ने कई हमलों को नाकाम किया है। तो इजराइल ने कई हमलों को नाकाम किया है। तमरा शहर में भी हिजबुल्लाह ने अटैक किया। इजराइल में है ये तमरा शहर जहां पर हिजबुल्लाह ने हमला किया। ये तस्वीरें देखिए कैसे वहां पर रॉकेट अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह, लेकिन वहां पर
इसराइल की सेना ने कई हमलों को नाकाम किया। सायरन की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही होगी, सायरन बज रहे हैं वहाँ पर। ये अभी हमने आपको हाइफा दिखाया, फिर हमने नाजरत दिखाया, और अब देखिए तमरा जहाँ पर हिजबुल्लाह ने अटैक किए। और हिजबुल्लाह ने फादी रॉकेट से हमला किया है। फादी रॉकेट से इजरायली एयरबेस पर अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह ने फादी 1 और फादी 2 से हमला किया है। तो 3 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें एक साथ। कई इलाकों पर हमला किया गया इसराइल में, लोगों में दहशत आ गई सीरियल अटैक के बाद। आप देखिए, इसराइल के तमरा शहर में हिजबुल्लाह ने अटैक किया और फादी रॉकेट भी यूज किया है इसराइल ने। जनरल ब्रजेश कुमार, क्या ये माने कि ये जो हिजबुल्लाह है, अगर इसको ईरान से लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलती हैं या ज़्यादा बड़े हथियार मिलते हैं तो इसराइल के लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं? देखिए, जंग में उतरे हैं इसराइल और कई सालों से लड़ रहे हैं। हिस्ट्री देखेंगे तो 48 में जब इनका जन्म हुआ, 1967, फिर योम किप्पुर वॉर 1974, और उसके बाद इनके यहाँ तो भिड़ंत हमेशा चलती रही। तो ये तो देश जो है और उसके लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। और इसी कारणवश देखिएगा कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मिलिट्री टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में, एवियोनिक्स के फील्ड में और साइबर ऑपरेशन की फील्ड में ये इन लोगों से कहीं आगे हैं। अपने जो इनके जो नेबरहुड हैं उनसे कहीं आगे हैं। तो खैर, लड़ाई होती है तो चिंता का विषय रहता है, बिकॉज आपके लोगों को भी जान माल का नुकसान होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, और आपके जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर असर पड़ता है। कंस्क्रिप्शन है तो सारे लोग लड़ाई में, सारे देश के लोग लड़ाई में चले जाते हैं। प्रोटेक्शन कौन करेगा? बीच में उन्होंने कुछ लोग बाहर के लोगों को मंगाया था अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें तो है ही हैं, मगर जो कांस्टेंट खतरा है वेस्ट से हो, नॉर्थ से हो, जो भी हिजबुल्लाह से आ रहा है, उससे बचने के लिए तो उनके पास में और कोई उपाय नहीं है लेकिन ख़त्म करना। लेकिन क्या ख़त्म करना इतना आसान है? फिलिस्तीनियों का जो होमलैंड है एक अनसेटल्ड इशू है 1948 से, ब्रिटेन द्वारा तैयार किया हुआ, और अभी तक सिमर कर रहा है। इसका मतलब दुनिया के लोग को इसके ऊपर थोड़ा समझ देना चाहिए, ध्यान देना। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा था, एयर मार्शल राजेश कुमार जी, वो थे कत्यूशा रॉकेट। कत्यूशा रॉकेट की रेंज क्या थी? 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, मैक्सिमम 50 किलोमीटर। फादी 80 से 120 किलोमीटर तक जा सकते हैं। दैट मीन्स जिस डीप अटैक की आप बात कर रहे थे, डेप्थ में जो अटैक हो रहा था, तो हिजबुल्लाह अगर इस तरह के रॉकेट्स को और इस्तेमाल करता है, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करता है, तो इसराइल की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। फिर उसको देखना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को कैसे रोका जाए। देखिए, जब भी जो एरिया है कॉन्फ्लिक्ट का, जैसे ही वो एक्सपैंड होता है तो जो भी एयर डिफेंसेस होते हैं वो भी थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने देखा जब वो ईरान से अटैक हुआ था एक इसराइल के ऊपर, तो 96% प्रोजेक्टाइल्स को उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया था। लेकिन जैसे ही जो एरिया है इजराइल का, जैसे वो डेप्थ में आना शुरू करेंगे तो जो एयर डिफेंसेस सामने हैं उनके ऊपर से निकल जाएंगे ये रॉकेट्स, और अगर डेप्थ में आयरन डोम नहीं लगा हुआ है तो ज़रूर कहीं ना कहीं गिरकर और कुछ डैमेज तो करेंगे। लेकिन ये अनगाइडेड रॉकेट्स हैं, कोई स्पेसिफिक जो प्रिसिशन टारगेटिंग कर नहीं पाते हैं, जनरल एरिया में दहशत फैलाते हैं। तो इनका जो मिलिट्री इफेक्ट है वो हो सकता है इतना अच्छा ना हो। अब जैसे एयरबेस एक बड़ा सा टारगेट है तो हो सकता है उसमें कुछ जगह पे उन्होंने अटैक कर लिया हो, लेकिन बाकी जगहों पे आप देखें कारें जल रही हैं, घर जल रहे हैं, पर ये इनका कोई मिलिट्री वैल्यू नहीं है। वो इजराइल मिलिट्री का जो पोटेंशियल है उसको डिग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो डिग्रेड नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से जो है वो लड़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। सिविलियंस को अटैक करना फिर जो वर्ल्ड ओपिनियन भी है उनके अगेंस्ट चला जाएगा। तो अगर सिविलियन कैजुअल्टीज होनी शुरू हो गई, अभी तो एरियाज जहां पे उन्होंने अटैक किया है वो इवैक्यूएटेड एरियाज थे, तो ज़्यादा वहां पे कैजुअल्टीज नहीं हुई हैं। लेकिन अगर सिविलियन कैजुअल्टीज ज़्यादा हो गई तो फिर
उनके लिए भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ठीक बात है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ईरान उन्हें अत्याधुनिक या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रॉकेट्स देगा तो ज़रूर उससे उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो रॉकेट्स ज़्यादा पावरफुल हैं, रेंज है ज़्यादा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रॉकेट के अंदर जो वॉरहेड है उसका जो वेट है वो ही दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वेट ऑफ अटैक जो है वो अगर ज़्यादा जगह पर जाके डिस्ट्रक्शन करता है, जैसे अगर हाइफा पोर्ट है जैसे, तो अगर उसको अटैक कर दिया और वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी तो ज़रूर इजराइल के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से अभी जो उन्होंने अटैक किया है, मेरे को लगता है कि उन्होंने डेप्थ टारगेट किया है, मैसेजिंग करने की कोशिश की है कि हम आपके एयर बेसिस को अटैक करेंगे, आपके एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ नहीं करने देंगे, वगैरह वगैरह। तो अब देखते हैं आगे उनका क्या टारगेट सिलेक्शन होता है और किस तरह से वो आयरन डोम जो है वो काम करके और इनको अटैक्स को विफल करता है। ठीक है, देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। हिजबुल्लाह के मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया। इंटरसेप्ट करने के बाद आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और हवा में कुछ इस तरह तबाह किया। और इजराइल के मोरेशेट पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के हमले में भारी नुकसान हुआ है मोरेशेट में। तो हाइफा, नाजरत, तमरा और अब मोरेशेट एक और जगह जहां पर इजराइल में हिजबुल्लाह ने भीषण हमला किया है। और हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल में तबाही, ताबड़तोड़ 75 रॉकेट से इजराइल पर हमला। किरियात बियालिक इलाके में भी रॉकेट से हमला। 75 रॉकेट, सोचिए 75 रॉकेट एक साथ दाग दिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर। और ये इलाका कौन सा है? यह है किरियात बियालिक इलाका, जहां पर ये रॉकेट दागे गए। तो फाइनली अब क्या लगता है जनरल ब्रजेश कुमार, आपको लगता है कि यहां से अब ये वॉर और बढ़ने वाली है? ये एक 20 सेकंड का कमेंट। देखिए, ये जो हिजबुल्लाह के ऊपर जो हमला हुआ इलेक्ट्रॉनिक और साइऑप्स का द्वारा, इजराइल ने खुली चुनौती दी है उनके प्रिंसिपल्स को, जो कि है ईरान। और ये देखना पड़ेगा ये आगे क्या रुख लेता है। ठीक बात। दुनिया के पावर्स को देखें तो वो वैसे ही जूझ रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर से पिछले 3 साल से, और ये दूसरा 1 साल से लड़ाई चल रही है जी। शिपिंग लाइंस में प्रॉब्लम है स्वेज के थ्रू, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी और इंश्योरेंस वगैरह बढ़ गया है। तो इस माहौल में ईरान को क्या सपोर्ट मिलता है दुनिया से, ये भी देखने लायक हो। और शायद इस कारण कुछ दिनों तक तो हमें लगता है डिप्लोमेसी गई बैकवर्ड्स और लड़ाई का सिलसिला बॉम्बिंग का, काउंटर बॉम्बिंग का और नए नए टूल्स का उपयोग लोग करेंगे, मिसाइल्स हो या शील्ड हो या। ठीक है सर, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट आपका भी एयर मार्शल राजेश कुमार जी। नहीं, ज़रूर शॉर्ट टर्म में तो ये लड़ाई बढ़ेगी, फैलेगी। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से लोग इसको पूरे मिडल ईस्ट को में फैलने नहीं देंगे। मेरे ख्याल में वर्ल्ड पावर्स यही कोशिश करेंगे कि ये इसी रीजन में लिमिटेड रहे, सिर्फ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में रहे। और मेरे हिसाब से लेबनान में भी सपोर्ट नहीं है हिजबुल्लाह के लिए कि ये लंबी ड्यूरेशन तक ये लड़ाई जो है चलती रहे। इनिशियल रिएक्शन तो उनका होगा ही शॉर्ट टर्म में, उनको वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से इसका टेम्पो नीचे होने वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल ब्रजेश कुमार और एयर मार्शल राजेश कुमार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल पर रात भर हमला हुआ है। दक्षिणी लेबनान से दागे गए मिसाइल और रॉकेट, लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर अंदर तक हुए हमले। तो रात भर इजराइल पर हमला हुआ है और दक्षिणी लेबनान की सीमा से इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं, मिसाइल भी दागी गई हैं। रात भर यह हमला हिजबुल्लाह ने किया है। और देखिए इजराइल के एक शहर पर हिजबुल्लाह ने बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के हवाई हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। נפל למישהו בבית.